हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी है ना। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये भी माना जाता है कि हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो दे ही देता है। जेईई मेंस के हिसाब से देखा जाए, 1 क्वेश्चन इसका, 1 क्वेश्चन पीएनसी का बन ही जाता है, और इजी क्वेश्चन होते हैं मेंस में तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर अपन लॉजिकली करें तो एडवांस भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको बीच बीच में एडवांस के भी जो रेगुलर क्वेश्चन है वो भी करवाता रहूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी उतना मुश्किल नहीं जितना अपन लोग समझ जाते हैं। बेसिक समझाओ तो सब हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी में अपन अगर बाय द वे स्टार्ट करते हैं, तो पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, है ना। हर चीज के होने की कोई ना कोई संभावना होती है, उसका आइडिया रखना ही प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी है तो कुछ बेसिक चीजें जो हमारे को सबसे पहले पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग अक्सर मैच देखते हैं, ध्यान होगा, मैच के अंदर कहते हैं ना कि यार आज के दिन इंडिया के जीतने की ज्यादा चांसेस है बांग्लादेश के खिलाफ। अभी इन्हीं दिनों एशिया कप भी हुआ, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो ये आदमी जो एक नॉर्मली जो बोलता है कि इसके ज्यादा चांसेस हैं, उसका मतलब यही होता है कि बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और उसी प्रकार से यही नहीं, हम ओवरऑल भी अगर देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इन दिनों जो जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि धीरे धीरे पेड़ सूखते जाएंगे, पानी सूख जाएगा वगैरह। तो ये प्रोबेबिलिटी है। और क्या माने क्या करते हैं, वो पिछले कुछ सालों के डेटा रखते हैं, उस डेटा को देख के दे गॉट एन एनालिसिस की द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस साइड इज मोर देन टू दिस, तो कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दिस, वो प्रोबेबिलिटी निकाल देता है। तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे को कुछ बेसिक चीजों का पता होना जरूरी है। एक तो डेटा कहां से आएंगे, जो डेटा आएंगे उनको क्या कहेंगे, उनको शायद हम सैंपल स्पेस बोलेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब डेटा किस चीज के बारे में है, तो डेटा किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में होंगे, जिन्हें हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि एक डिफाइंड जोन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके हम डेटा इकट्ठे कर रहे हैं, जिसका हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट है ना। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट में भी कोई खास बात जिसके ऊपर हम लोग नोटिस कर रहे हैं, वो इवेंट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस देखेंगे, उस सैंपल स्पेस में भी एक खास इवेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, उस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ सैंपल स्पेस, मतलब कुछ डिफाइंड जोन, उस डिफाइंड जोन में भी पार्टिकुलरली हम लोग इसी के होने की चांसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, है ना। एनीवे, ये तो मोटी मोटा आइडिया हुआ। तो अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, एक एक करके चैप्टर के अंदर चीजें उठाना चालू करते हैं और पता करते आते हैं कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी कैसे चलेगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो सबसे पहली चीज है, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग है वो है, 1 मिनट, ये गलती हो जाती है। जो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज है वो है एक्सपेरिमेंट, है। जैसा मैंने बोला, सभी चीजों के आइडिया के लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट का होना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, जैसा मैंने बताया, एन एक्शन एंड द ऑपरेशन रिजल्टिंग 2 और मोर आउटकम्स, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम लोग शुरुआत में लिखते हैं, अपन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, ये जैसा डिफाइंड वे में बोला जाए। अब थोड़ा और लॉजिकल हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसी के आगे बात करता हूं। अगर मैं ऐसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंट क्या है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते हमारे दिमाग में अक्सर केमिस्ट्री लैब आ जाती है। ठीक है, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट नहीं है? यस, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, बट वी रेयरली टॉक अबाउट देम। ठीक है, और ये क्या चीज है वो भी बताता हूं। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करी जाए तो एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होंगे। पहला होगा डिटरमिनिस्टिक, और दूसरा होगा रैंडम। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक क्यों बोला गया? डिटरमिनिस्टिक वो जो लैब में होता है ना, तो जो भी लैब में, है ना, जो सॉल्यूशंस मिलाते हैं हम लोग, तो हमारे को पता है हर बार अगर जिस कलर वगैरह की बात करते हैं कि अगर ये कलर आएगा तो ये एजेंट होगा, ये कलर आएगा तो ये एजेंट होगा, तो हम लोग जिस तरह के एजेंट को चेक करते हैं वो डिटरमिनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ऐसा कलर आने पे यही होता है, तो वी आर डिटरमिनेट। उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटरमिनिस्टिक होता है। लेकिन हम लोग इसके बारे में प्रोबेबिलिटी में बात नहीं करते, हम लोग ज्यादातर बात इस बारे में करते हैं जो रैंडम है। रैंडम का मतलब ये कि हमने कोई, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का उछाला या कोई कॉइन टॉस किया, तो पहली बार हेड आया, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार उछालने पे भी हेड ही आएगा। दैट में बी
अ डिफरेंट थिंग, वो टेल भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी वो वापस हेड भी आ सकता है। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो अपन लिखना भी चालू कर देते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही डाइस फेंके, एक से ज्यादा डाइस भी फेंक सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट, है ना, ये एक्सपेरिमेंट है। आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं हम लोग, अगला टाइटल लेते हैं, ठीक है। अगला टाइटल है, हाँ जी, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। all the possible outcomes of an experiment is known as sample space, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिखवा ली हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग फटाफट इस चैप्टर के अंदर एंटर हो जाएं। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के नाम पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट सुना था, और उसमें मैंने बताया था एक कॉइन को टॉस किया है या फिर एक डाइस को थ्रो किया है। तो कॉइन को टॉस करने पर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। तो वी हैव टू आउटकम्स, ठीक है। अगर बाय द वे ये कब, जब हम लोग एक कॉइन उछाल रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं दो कॉइन उछाल रहा हूं, तो दो कॉइन उछालने पर दो बातें हो सकती है, हेड टेल, और दोबारा उछालने पर हेड या टेल, है ना भाई। तो अगर बाय द वे दो कॉइन को उछाला जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनी। पहली पॉसिबिलिटी हेड, दूसरी पॉसिबिलिटी हेड टेल, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी बनी टेल हेड, और लास्ट पॉसिबिलिटी इज टेल। दिख रहा होगा, दैट इज टेल। तो हमारे पास में दो कॉइन को उछालने पर चार पॉसिबिलिटीज बनी है। इसीलिए हम लोगों ने टॉसिंग टू डिफरेंट कॉइन में हेड टेल ये लिखवाया, और क्योंकि ये चार हैं इसलिए हमने 2 की पावर 2 लिया है, ठीक है ना। तो क्या ये बात, अगर मैं 3 को उछालूंगा तो 8 आएंगी? यस, एग्जैक्टली 8 आएंगी। तो ये क्या किया है सर आपने, ये कहलाता है ट्री डायग्राम, ये कहलाता है ट्री डायग्राम। जब हम लोग दो कॉइन उछालते हैं तो इस तरह का ट्री डायग्राम बनाते हैं। अगर बाय द वे मुझे 2 से ज्यादा उछालने हो सिक्के, तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा ट्री डायग्राम बनाएंगे। आइए जरा उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 3 कॉइन्स उछालने हो, 3 कॉइन उछालने हो, तो मेरा ट्री डायग्राम कैसे बनेगा। फर्स्ट कॉइन की टॉस करने पे हेड या टेल, सेकंड कॉइन के टॉस करने पे अगेन हेड टेल, एंड इन द लास्ट अगेन हेड टेल, एंड इन द लास्ट हेड एंड टेल, राइट है। आइए एक एक करके देखते जाते हैं। पहला इज हेड, दिखा आपको, राइट है। अगर बाय द वे ये दो इसके साथ अटैच हो जाते तो ये बन जाता हेड टेल, ठीक है। अगला होता हेड टेल हेड, अगला होता टेल हेड, नेक्स्ट होता हेड टेल हेड, एंड इन द लास्ट टेल। कैसे, ये देखिए टेल, देखा, दिस इज द लास्ट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वी हैव 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स आए हैं इस पूरी कहानी के। तो 8 के कारण इट इज 2 to the power 3, और दैट्स द वे वी डिफाइंड एवरीथिंग। अगर 2 कॉइन उछले हैं तो 2 की पावर 2 आउटकम्स, 3 कॉइन उछले हैं तो 2 की पावर 3 आउटकम्स, n कॉइन्स अगर मैं उछालूंगा तो 2 की पावर n आउटकम्स, है ना। आइए अगले पॉइंट पे बात करेंगे। डाइस के बारे में भी थोड़ा आइडिया रख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इज डाइस, ठीक है। डाइस, अगर बाय द वे हम लोग सिंगल डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे को पता है आउटकम क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। याद है ना लूडो की गोटी, है ना, वही डाइस कहलाती है। अगर बाय द वे मैं यही 2 डाइस उछालता हूं, 2 डाइस थ्रो करता हूं, तो 2 डाइस के थ्रो करने पे क्या क्या होगा, तब क्या क्या सेट बनेगा। तब सेट बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है।
या फिर हो सकता है पहली डाइस पे 2 और सेकंड डाइस पे 1, या 2 2, या 2 3, या फिर 2 4, या फिर 2 5, या फिर 2 6, राइट है। हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाए और पहली सेकंड डाइस पे 1 आए। हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड डाइस पे 2, फर्स्ट डाइस पे 3, सेकंड डाइस पे 3, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, राइट है। इन केस अगर बाय द वे मेरे से किसी ने कहा अगला होगा 4 1, 5 1, 6 1, राइट है। और ऐसे चलने पर इट इज 6 6, इट इज 5 6, इट इज 4 6, ठीक है। तो ये जो टोटल बन के आएगी मेरे पास में स्लैब, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? विल हैव 36 आउटकम्स, 36 आउटकम। अब या तो मैं इसे 36 आउटकम समझूं या 6 की पावर 2 समझूं, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी, या फिर सिंपल स्पेस विल बी 6 टू द पावर 2। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, वी जनरली डिनोटेड बाय n ऑफ s, माने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 6 टू द पावर 2, ठीक है। ये आउटकम है। इधर देखा जाए तो इट इज 6 टू द पावर 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। इसीलिए हम लोग जब भी एक डाइस उछलेंगे तो ns माने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6, 2 डाइस उछलेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6 टू द पावर 2, ये लेंगे, है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ध्यान है ना, ठीक है। अगला टाइटल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज कार्ड, ठीक है। कार्ड में क्या होगा? कार्ड में हमारे पास में 2 तरह के कार्ड होते हैं। टोटल याद है ना 52 कार्ड्स होते हैं, ये तो नहीं पता या पता है? 52 कार्ड। 52 कार्ड में भी एक और बात याद रखना, जोकर इज नॉट अ कार्ड। जोकर को हम लोग कार्ड में नहीं लेते, याद रखना, वरना लोग ये भी कहते हैं कि 53 होने चाहिए ना। ऑलरेडी 52 कार्ड्स हैं और उनमें से ऑनली 2 ही टाइटल हैं। कौन कौन से? या तो कार्ड ब्लैक होते हैं या फिर रेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्ड या तो ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। अच्छा, ये बात और है कि ब्लैक में भी 2 तरह के होंगे। ब्लैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लैक में हम में से कईयों को याद होगा, है ना। अगर ध्यान होगा तो एक इस तरह का कार्ड होता है जिसे नॉर्मली खेलने वाले लोग हुकुम का पत्ते के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, एक और कार्ड भी होता है, इस तरह का भी एक कार्ड होता है, याद आया? चिड़ी कहते हैं अपन, है ना। लेकिन हम लोगों को इंग्लिश में इनके टाइटल पता होने चाहिए। दिस इज नोन एज स्पेड, दिस इज नोन एज क्लब, ठीक है। अच्छा, रेड में याद है आपको लाल पान, इस तरह का कार्ड होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, है ना। एक और चीज भी होती है लास्ट, दैट इज ईंट का पत्ता, याद है आपको? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज डायमंड, ये डायमंड है ना। दिस इज नोन एज डायमंड। हाँ भाई, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 तरह के कार्ड्स हैं। 4 तरह के कार्ड में स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। अच्छा, इसमें भी याद होगा इक्का होता है एक, तो 4 इक्के होते हैं, चारों इक्के होते हैं, याद है आपको? अगर चारों इक्के होते हैं तो 4 इक्के, उसके बाद में आता है इक्के के बाद दुक्की, ठीक है। फिर आता है तिक्की, फिर हम लोग बोलते हैं चौकी, ऐसे चलती रहती है, याद आया? और ऐसे चलते चलते लास्ट में आता है डेला, ठीक है। ये जो चीज है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो भी है, इसके बाद आता है जोकर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्वीन, एंड इन द लास्ट इट इज किंग। तो हमारे पास में जोकर, क्वीन एंड किंग ये भी होता है। इसी प्रकार इधर भी जोकर, क्वीन, किंग, इधर भी जोकर, क्वीन, किंग, इधर भी जोकर, क्वीन, किंग। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये सब है। ये टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें भी अगर बात करी जाए तो ये सब क्या कहलाते हैं? दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन, ठीक है। तो हर एक किसी के 13 डिनोमिनेशन है, 13 डिनोमिनेशन, ठीक है। याद रखना, यही 13 डिनोमिनेशन है। इन 13 डिनोमिनेशन में भी ये जो लास्ट के कार्ड है, दे आर नोन एज, क्योंकि इनकी फोटो में होती है इसलिए ये कहलाते हैं फेस कार्ड। ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड में अगर आप इक्का और जोड़ दें, फेस कार्ड में अगर आप इक्का और जोड़ दें तो फेस कार्ड प्लस इक्का मिलकर के बन जाता है, फेस कार्ड प्लस इक्का मिलकर के बन जाता है आपके पास में ऑनर कार्ड,
ऑनर कार्ड, राइट है भाई, दे आर नोन एज ऑनर कार्ड। तो अगर देखा जाए फेस कार्ड प्लस इक्का, दैट इज नोन एज ऑनर कार्ड। तो अब इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं फेस कार्ड कितने हुए, तो फेस कार्ड आर बेसिकली 12। अगर कोई पूछे ऑनर कार्ड कितने हुए, तो ऑनर कार्ड इज इक्वल टू 16, राइट है भाई। तो हमारे पास में डिनोमिनेशन कितनी हुई, डिनोमिनेशन आर 13, 13 डिनोमिनेशन है, ठीक है। 13 तो ये डिनोमिनेशन हुए, ब्लैक ब्लैक हो गया सब कुछ। कार्ड के बारे में और कोई बेसिक जानकारी मेरा जानता है शायद इतने में अपना आराम से काम निकल जाता है, ठीक है। जो छोटी मोटी नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। एक छोटा तो क्वेश्चन करते हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ सैंपल स्पेस के बारे में ही बात करी है ना। फटाफट से सैंपल स्पेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा सैंपल स्पेस पे क्वेश्चन है, if fair coin is tossed, if fair coin is tossed, if fair coin is tossed, if it shows head, if it shows head, if it shows head, then again a coin is tossed, then again a coin is tossed, then again a coin is tossed, and if it shows tail, and if it shows tail, then a dice is rolled, then dice is rolled. Find sample space, find sample space, find sample space या number of sample space, find sample space या फिर number of sample space। आइए बात करते हैं, ट्राई कर लें आप पहले, है ना। हाँ जी, ट्राई कर लिया, सोच लें, आ जाइए। देखिए साहब, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस की बात करी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर कॉइन उछला तो ये कह रहा है कि हेड अगर आया, दो बातें हो सकती है ना, हेड आया या टेल आया। कॉइन टॉस हुआ, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो वापिस से कॉइन उछलेगा, और कॉइन अगर उछलेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कहने का मतलब ये कि हेड को देखते हुए तो जो पहली सैंपल स्पेस बना हुआ हेड हेड या हेड टेल, दो बने, तो मैंने हेड हेड या हेड टेल लिख डाला। ऐसे तो हमने पिछली बार भी किया था, याद आया। और अगर टेल उछला, अगर टेल उछला तो डाइस उछालनी है, और डाइस अगर उछलेगी तो कितने सैंपल स्पेस और लगवा लेगी, 6, 1 2 3 4 5 या 6। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए टेल पर सैंपल स्पेस कितने होंगे, टेल एंड 1, टेल एंड 2, टेल एंड 3, टेल एंड 4, टेल एंड 5, टेल एंड 6। तो वी हैव दिस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितने सैंपल स्पेस हुए, 8 आउटकम्स, राइट है, 8 आउटकम्स। अगर अब अपन आगे चलते हैं, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला टाइटल ले रहे हैं हम लोग इवेंट। रेडी, इवेंट पे बात कर लेते हैं अपन। अगला टाइटल है इवेंट। देखिए साहब, ये क्या चीज होती है, ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। हाँ, उसी को कोई भी हिस्सा ले लो। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मेरे को कहा कि 1 2 3 डाइस को उछलने पर आ रहा है, तो दैट इज एन इवेंट। किसी ने कहा, उसने डाइस उछाली और उसके बाद में हर बार एक सेट आया, सारे के सारे ऑड आ गए, तो इसका मतलब 1 3 5, दैट इज एन इवेंट। सारे ऑड का आना इज इवेंट, 1 2 3 का आना इज इवेंट। बेसिकली अगर देखा जाए सैंपल स्पेस तो यही हुआ ना, अगर डाइस उछलती तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा इसका पार्ट ही तो है। तो इसका मतलब मैं यही तो कह सकता हूं कि ए सबसेट ऑफ एस, माने इवेंट, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट है। तो हमेशा इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें लिख लीजिएगा, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जिसमें भी दो तरह की इवेंट वो बहुत ही फेमस है, एक श्योर इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की अगर बात करी जाए तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और इम्पॉसिबल एक इवेंट की अगर बात करते हैं अपन लोग,
इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इम्पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, याद रखिएगा छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट अगले के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल लिखते हैं अपन लोग। ठीक है, श्योर इवेंट की अगर अपन बात करें तो श्योर इवेंट में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। श्योर इवेंट में लिखिएगा गेटिंग अ हेड और अ टेल, गेटिंग अ हेड और अ टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ऑन टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, दैट इज अ श्योर इवेंट। नेक्स्ट टाइटल में लिखिएगा गेटिंग सम ऑफ 2 डाइस इक्वल टू 1 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। भाई 2 डाइस आपने उछाली है, उनके उछालने पर दोनों डाइस पे सम का 1 आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों डाइस पे मिनिमम से मिनिमम कितना होगा 1 1, और 1 1 भी होगा तो मिनिमम से मिनिमम दोनों का सम कितना आएगा 2। तो इसका मतलब 1 तो कभी सम आ ही नहीं सकता, इट इज वेरी श्योर। ये तो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो जो हो ही नहीं सकता दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। राइट है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला टाइटल पे लिखेगा है ना, नेक्स्ट टाइटल लिखेगा एलिमेंट्री इवेंट। अगला टाइटल लिखेगा एलिमेंट्री इवेंट, है ना, कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको आप फटाफट लिख लें। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट इफ इट हैज सिंगलटन सेट, इफ इट हैज सिंगलटन सेट। ठीक है, इफ इट हैज सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस इज एन एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए 2 भी आया, डाइस पे अगर 2 भी आया तो वो भी कितना है, एक ही तो एलिमेंट आएगा, एक टाइम पे एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक से 2 प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे, तो दैट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। इसका मतलब तो डाइस के किसी भी नंबर को उछाल लिया था, दैट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। यस एग्जैक्टली, एनीवेयर व्हाटएवर यू विल थ्रो इन द नेम ऑफ डाइस, वो एक एलिमेंट्री इवेंट हुई। तो फिर तो सर कॉइन की उछाल पर हेड का आना भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। यस एग्जैक्टली, इट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। अगेन थ्रोइंग 2 डाइस, अगर आपने 2 डाइस उछाल दिया तो 2 डाइस के अंदर तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है 2 डाइस के उछालने पर मिनिमम से मिनिमम भी अगर देखा जाए तो 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। तो इट इज नेवर अ सिंगलटन सेट। ठीक है, तो याद रखिएगा गेटिंग अ सिंगलटन सेट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। अगले पे आइएगा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप of an event, 3 most important type of an event। सबसे पहले नंबर पे लिखिएगा इक्विप्रोबेबल, इक्विप्रोबेबल। बहुत बहुत बार आप इस वर्ड का यूज सुनेंगे, इक्विप्रोबेबल, इक्विप्रोबेबल इवेंट। ठीक है, इक्विप्रोबेबल, इक्विप्रोबेबल नाम से क्लियर है। क्लियर क्या है कि दोनों चीजों के होने की संभावना बराबर है। कैसे? या किसी भी चीज के होने की संभावना बराबर है इवेंट में। जैसे गेटिंग अ हेड और टेल, गेटिंग अ हेड और टेल आर इक्विप्रोबेबल इवेंट। ये क्या चीज है? ये इक्विप्रोबेबल इवेंट है। अरे सिक्का उछालेंगे तो जितना हेड आने की चांसेस है उतने टेल आने की भी चांसेस हैं, तो वो इक्विप्रोबेबल है। तो उसी प्रकार से सर फिर तो डाइस के अंदर हर नंबर इक्विप्रोबेबल है। यस एग्जैक्टली, एवरी नंबर इज इक्विप्रोबेबल। आप थ्रो करते हैं तो थोड़ी ना पता होता है कि क्या आएगा, हर नंबर की बराबर संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रोइंग 1 2 3 4 5, थ्रोइंग अ डाइस गिव्स यू इक्विप्रोबेबल, एनी नंबर इज इक्विप्रोबेबल। ये भी अपने आप में इक्विप्रोबेबल इवेंट है। ठीक है ना, ये भी अपने आप में इक्विप्रोबेबल इवेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल, ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल ऑन अ कॉइन इज इक्विप्रोबेबल इवेंट। नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ any number, occurrence of any number on throwing a dice is equiprobable। एक और टाइटल लिख लीजिएगा, occurrence of even and odd number, occurrence of even and odd number on throwing a dice is equiprobable। लिख लिया?
इसके नीचे लिखिएगा टू इवेंट्स आर सेट टू बी इक्विपरेबल, टू इवेंट्स आर सेट टू बी इक्विपरेबल, टू इवेंट्स आर सेट टू बी इक्विपरेबल if their chances of happening are same, if their chances of happening are same. ठीक है, this is also known as equally likely event, this is also known as equally likely event, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सेकंड एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं ये सब बहुत काम के। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसे कोई भी इवेंट जिनका एक का होना दूसरे के होने को रोक ही देता है, जैसे हेड आना, हेड आते टेल नहीं आएगा, एक्सक्लूसिव है, दोनों एक दूसरे से अलग है बिल्कुल, ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। सो सच काइंड ऑफ इवेंट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। माने अगर बाय द वे डाइस की थ्रो पे 1 आ गया तो रेस्ट 5 खत्म, उनके चांसेस खत्म। 1 इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे ऑल नंबर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एवरी नंबर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। आ जाते हैं जरा इस पे भी देख लेते हैं, लिख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट पे लिखिएगा टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, two events are said to be mutually exclusive if they have nothing in common, if they have nothing in common, ठीक है। एग्जाम्पल में डाल लीजिएगा, और ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। जैसे मान लीजिए 2 इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट ले लेते हैं गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन डाइस, और दूसरी इवेंट बी ले लेते हैं हम लोग 2 4 6, इसका मतलब गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोन ऑफ ए डाइस, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब 1 3 5 या 2 4 6 का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। तो कहना मतलब दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक के होने पर दूसरे का होने का चांसेस ही नहीं है ना। तो दीज 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद जरूर रख लीजिएगा कि 2 इवेंट्स, जैसे मान लीजिए मैं 2 इवेंट्स की बात कर रहा हूं, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब दे हैव नथिंग इन कॉमन। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसको अगर वेन डायग्राम में दिखाया जाता तो कैसे दिखाता है? ए एंड बी, दिस इवेंट एंड दिस इवेंट दे हैव नथिंग इन कॉमन। इनका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट टाइटल लिख लिया। अगला सी पे आते हैं। सी एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट लिखेगा एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए। बहुत काम की है, ध्यान से सुन लेना। एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, क्यों काम किया? क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो अक्सर चैप्टर के अंदर कहीं के क्वेश्चन में छुपे रहते हैं, और जब ये यूज होते हैं तब हम समझ नहीं पाते। एग्जॉस्टिव माने कंप्लीट सैंपल स्पेस बना दे, ऐसी इवेंट्स माने लिख लीजिएगा सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स हुज यूनियन गिव्स यू सैंपल स्पेस। सेट ऑफ इवेंट्स whose union gives you sample space, ठीक है। अगर बाय द वे मान लीजिए वेन डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं, सपोज कीजिए मेरे पास में एक इवेंट E1 यहां है, दिस इवेंट इज E1 इवेंट, राइट है। सपोज सेकंड इवेंट E2 यहां है, राइट है, एंड सपोज थर्ड इवेंट इज E3 इवेंट, और फोर्थ इवेंट इज E4 इवेंट इज हियर। तो इट गिव्स मी कंप्लीट सैंपल स्पेस। माने मैं अगर बाय द वे कोई मेरे से पूछे E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक है, यूनियन E4, ये मेरे को क्या देगा? इट गिव्स मी सैंपल स्पेस। ये पूरा सैंपल स्पेस दे देगा, कंप्लीट घर दे देगा वापस। तो ऐसी कोई भी इवेंट्स जो मेरे को कंप्लीट होने के बाद में एक सैंपल स्पेस दे दे, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे गेटिंग 1 3 5,
गेटिंग 135 इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाइस मैंने फेंकी, एक डाइस की उछाल पर अगर मेरे पास में 135 आ रहा है तो इसका मतलब मैंने पूरा ऑड नंबर निकाल लिए, लेकिन अगर 13 आ रहा है तो दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों? क्योंकि अभी भी 5 का आना बाकी है, तो 13 का आना है ना एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। जबकि 135 अगर पूरा पूरा आ गया है तो मैं कहूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि सारा ऑड नंबर आ गया। 246 का आना इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट फॉर गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, हेड या टेल नहीं बोला, हेड या टेल नहीं बोला, हेड एंड टेल इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट फॉर थ्रोइंग ए कॉइन, सही है। तो इसका मतलब ये कि जिनका भी मिलना मिल करके वापस मेरे को अगर बाय द वे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल गया तो दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। लिख लीजिएगा, इफ पॉइंट में लिखेगा, इफ A1 A2 A3 to AN n events such that A1 union A2 union A3 data dash union AN gives me sample space is equal to sample space, then A1 A2 3 to AN are exhaustive event, ठीक है। देन दे आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। लिखिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल, हाँ जी साहब। अब जरा तीनों चीजों को एक बार जरा दोबारा से देख लें। एन पॉसिबल आउटकम्स, है ना। एन पॉसिबल आउटकम्स को लेकर के, माने सैंपल स्पेस को लेकर के हम लोग 3 तरह के डिफाइन करते हैं। पहला इक्वली लाइकली, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और तीसरा एग्जॉस्टिव। तो कई बार आपके पास में इस तरह की लिखी आ जाएगी, जैसे हम लोग डेफिनेशन के दौरान भी बोलते हैं, इफ इवेंट्स आर इक्वल लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। इसका मतलब हमने और कुछ छोड़ा ही नहीं है, माने पूरी इवेंट गा दी आपके आगे, ठीक है। अब देखिएगा, सैंपल स्पेस अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसकी कहानी को समझते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है इक्विप्रोबेबल या इक्वली लाइकली, राइट है, जिनके अंदर ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, दोनों के होने की संभावना बराबर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका मतलब दे आर डिसजॉइंट सबसेट्स। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है? 0, ठीक है। एंड देन द लास्ट एग्जॉस्टिव इवेंट, जैसा मैंने अभी बताया, जिनका सारा का यूनियन मिलकर मुझे वापस सैंपल स्पेस दे दे, दे आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ये कंप्लीट हम लोगों का है ना, जितना अब तक पढ़ा वो। तो बात चल रही है अगले टाइटल के ऊपर मूव करते हैं, उसका नाम है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सारी कहानी इसी चीज की है साहब, टोटल कहानी इसी चीज की चलेगी। जिसे आप क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसको दुनिया वाले कई बार एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एक्सियोमेटिक। तो आप उस पर दिमाग ना, बात है प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई? टोटल केस नीचे और फेवरेबल केस ऊपर, माने फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर एकदम वन लाइन में जवाब दूं तो, और अदरवाइज अगर आप पूरा लिखना चाहें तो बकायदा लिखा हुआ है। अगर बाय द वे एन पॉसिबल आउटकम है, सब मिला मुलू करके, क्योंकि एन पॉसिबल आउटकम कितने तरह के बताए थे मैंने, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो वही बात यहां लिखिए, देयर आर एन पॉसिबल आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली, माने इक्विप्रोबेबल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, और एग्जॉस्टिव। देन आउट ऑफ दीज n possible outcomes we have m cases in the favor of happening of event A। कोई इवेंट A है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके फेवर में m ही है, n में से m ही है जो उसके फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी होगी m by n। m by n का मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो याद रखिएगा, PA इज नथिंग बट m by n। m by n का मतलब हो गया फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल। अब एक बात पूछता हूं, फेवरेबल केस कितने हैं साहब? m, कितने में से? n में से। तो नॉन फेवरेबल कितने हुए?
नॉन फेवरेबल हुए, सोचो नॉन फेवरेबल कितने हुए, ये जरूर सोचना, क्योंकि यही आपको आगे लेके चलेगा। उसमें ज्यादा देर अटके मत, खटाक से ना आ गया। ये नॉन फेवरेबल कितने हुए, एन में से एम केस फेवरेबल है, तो नॉन फेवरेबल कितने हुए साहब, एन माइनस एम, बचे हुए सारे नॉन फेवरेबल हो गए। अब अगर बाय द वे ये नॉन फेवरेबल हो गए, तो आपको एक और बात सोचिएगा, एम के बारे में क्या क्या और जान सकते हैं। मतलब ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ना जो आपको सोचने चाहिए। एम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, एम माने फेवरेबल केस, नीचे से नीचे कितना हो सकता था, जीरो। भाई नीचे से नीचे जीरो तक जा सकता था, और टॉप से टॉप कहां तक ले जा सकते थे आप, एन तक, क्योंकि एन से तो आगे बढ़ा ही नहीं सकते, एन तो टोटल केस है। तो एम जो है फेवरेबल केस, या तो हो सकता था पूरा सैंपल स्पेस ही फेवरेबल हो जाता, तो ज्यादा कितना आ सकता था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर। तो एम जो है वो मिनिमम से मिनिमम जीरो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एन हो सकता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप आगे चलिए और तुरंत आगे चल करके सोचिएगा, क्या ये बात आपके दिमाग में आ गई। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, पूछता हूं आपसे, सब में मैं एन का डिवाइड कर रहा हूं, सब में मैं एन का डिवाइड करता हूं, एन का डिवाइड करते इधर कितना हो गया 1, उधर डिवाइड करते कितना हो गया 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवीजन 0। लेकिन ये कौन है, ये तो आपने अभी शायद कहीं पढ़ा है, पीए। इसका मतलब ये कितना हो गया, पीए। इसका मतलब पीए की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1 तक। इसीलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कम से कम 0, कब, इम्पॉसिबल इवेंट, याद है ना, प्रोबेबिलिटी नीचे से नीचे 0 और ज्यादा से ज्यादा 1, कब, श्योर इवेंट होने पर, और बाकी टाइम पे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच भागती रहती है। इसीलिए आपके टीचर बार बार टोक टोक के कहते हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ ले बेटा बहुत भारी भूल हुई है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम रखनी है, 1 या 1 से कम। इसीलिए यहां पे ये लिखा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इस चीज को हमने यहां ऐसे समझा है। ये तो हुआ, अच्छा ये तो हुआ पीए। अच्छा सर, लेकिन नॉन फेवरेबल का भी कोई यूज होता है क्या? हाँ, ये किसके लिए नॉन फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल फॉर इवेंट ए। इवेंट ए, इवेंट ए के फेवर में एम है, नॉन फेवर में एन माइनस एम है। अच्छा, नॉन फेवरेबल में एन माइनस एम है। तो अब अपन एक और पॉइंट सोच सकते हैं। क्या पॉइंट सोच सकते हैं, आइए उस पर भी बात करते हैं। राइट है, अगर कल को मैं आपसे कहता कि ए अगर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, पीए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए है, तो सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पीए बार। समझ में आया, ए के होने की प्रोबेबिलिटी पीए और ना होने की प्रोबेबिलिटी पीए बार। कुछ लोग इसे पीए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे सर के ऊपर सी लगा देते हैं। दैट इज नथिंग बट, इसका कॉम्प्लीमेंट माने इसका दूसरा साइड, सिक्के का दूसरा पहलू, इधर की तरफ अगर होना तो उधर ना होना, टोटल पीए है। अच्छा, अगर लेकिन पीए बार निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिक से चलते हैं। पीए बार का मतलब नहीं होने के फेवर में कितने चांसेस हैं। पहली बार टोटल कितने चांस हैं, एन, याद है ना, टोटल तो आउटकम्स ही एन है, और नहीं होने के कितने हैं, एन माइनस एन। कहां लिखा है, ये लिखा नॉन फेवरेबल। तो अगर देखा जाए दैट इज नॉन फेवरेबल अपॉन दिस। लेकिन सर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस एम बाई एन हो जाएगा। मैंने कहा तो अगर ऐसा हो गया तो सर ये पीए है ना, ये तो आपने बताया रखा पीए। अच्छा, इसका मतलब पीए बार इजिकल टू कितना निकला, पीए बार इजिकल टू 1 माइनस पीए। गॉट इट। इसीलिए शायद बुक्स वाले ये कहते हैं कि पीए बार ये इतना, इसीलिए शायद बुक्स वाले ये बात भी कहते हैं कि पीए प्लस पीए बार इजिकल टू 1, है ना। अगले बात है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी साहब, तो याद रखिएगा 4-5 छोटे छोटे पॉइंट कि अगर एम फेवरेबल केस है तो एन माइनस एम नॉन फेवरेबल केस है, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम बाई एन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए पीए बार इज इक्वल टू में एन माइनस एम अपॉन एन है, याद रखना। और पीए प्लस पीए बार इज इक्वल टू 1, ये तो आपको याद भी होगा। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फेवरेबल और नॉन फेवरेबल को लेकर के हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं, उसका नाम है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट।
आप में से जिनके घर में TOI आता है, माने टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वो अक्सर ये शब्द सुनते हैं, ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट ऑफ विन ऑफ इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आर 5:2। इसका मतलब समझते हैं आप? ये जो जब अखबार वाले इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऑड्स अगेंस्ट क्या है या ऑड्स इन फेवर क्या है, तब यही वर्ड हो जाता है। उन सब पूरी कहानियों के पीछे एम और n-m ही काम में आता है। याद रखिएगा, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है कि फेवरेबल और नॉन फेवरेबल का क्या रेशियो है। तो फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल आपको याद होगा, फेवरेबल बोले तो m और नॉन फेवरेबल बोले तो n-m। तो इनका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा ऑड्स इन फेवर। अच्छा, इसी प्रकार से अगर किसी ने कहा ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब होगा नॉन फेवरेबल पहले, क्योंकि अगेंस्ट है, तो नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल। अगर भाई नॉन फेवरेबल की बात करी जाए तो नॉन फेवरेबल बोले तो n-m और फेवरेबल बोला जाए तो m। अब क्या करें, शायद इससे काम चल जाएगा, लेकिन ये तो सर केसेस है ना, प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करेंगे? या तो वो क्वेश्चन में केस देगा या प्रोबेबिलिटी देगा। याद रखिएगा, इसमें अगर मैं n से डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे, तो आपको याद होना चाहिए ऊपर PA बन गया और नीचे PA बार बन गया। याद आया? तो PA अपॉन PA बार इज इक्वल टू ऑड्स इन फेवर। और उसी प्रकार से अगर इसकी बात करता हूं तो PA बार अपॉन PA इट्स ऑड्स अगेंस्ट। माने प्रोबेबिलिटी अगर पता है तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट भी निकाला जा सकता है। एनीवे, केसेस भी पता है तब भी निकाला जा सकता है। तो बहुत बहुत काम की चीज है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब अपन एक ओरल क्वेश्चन करते हैं। आइए एक ओरल क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, राइट है? आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लिखेगा क्वेश्चन के लिए, बड़ा सिंपल है ना? If a dice is thrown, then probability of getting a doublet. If a dice is thrown, then probability of getting a doublet. Probability of getting a doublet. डबलेट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप में से सभी को ध्यान होना चाहिए डबलेट कितना है। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज, इफ अ डाइस इज थ्रोन नहीं है, इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन है, लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, है ना? तो दैट इज व्हाट, अगर 2 डाइस फेंकी जा रही है, तो याद है मैंने एक पूरा टेबल बनाया था, तो डबलेट कब आया था? उसमें टोटल आउटकम थे 36, याद होना चाहिए आपको, टोटल डबलेट थे 36। उसमें डबलेट क्या क्या था? अगर डबलेट की बात करी जाए तो डबलेट इज 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, सही है, और लास्ट में कितना? 6-6, सही है ना भाई? तो कल मिला के कितने केसेस हैं हमारे फेवर में? 6। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया? 6, और n कितना था? 6 की पावर 2 बोले तो 36। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 6/36, 6/36 बोला तो 1/6, सही है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 1/6, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेगा इसी के अंदर, इसी का बी पार्ट लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2। अब देखिए 2 कब आ सकता है? 2 तब आ सकता है सिर्फ एक ही बार, 1-1 पे, उसके सिवा आ ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 2, सम इक्वल टू 2, इसके प्रोबेबिलिटी क्या है? 1-1, और कोई चांस ही नहीं है, इसके सिवा कब आएगा? 2, दोनों का सम कभी भी 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? एक ही केस आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सम इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1/36, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मैं आपसे इसी के अंदर अब क्वेश्चन बढ़ाता जाता हूं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3, आइए जरा बात करते हैं इस पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 3,
ठीक है। 3 कब कब आ सकता है? 3 आ सकता है जब आप 1 2 लें या 2 1 लें। कितने केसेस हुए? 2 केस। सही है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं सम इक्वल टू 4, तो आप सोचिए कि सम इक्वल टू 4 कब कब हो सकता था? ठीक है, जब मेरे पास 1 3 होता, 3 1 होता, और या फिर 2 2 होता। कितने केसेस हुए? 3। अब देखिए साहब, सम इक्वल टू 5, सम इक्वल टू 5 कब कब आया? सम इक्वल टू 5 आया 1 4 4 1, या फिर कब आया? 2 3 3 2। इसका मतलब 4 केस हुए। These all are number of cases। कितने केसेस में? तो सर ये तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं ना। हाँ, ये कब तक बढ़ेंगे? ये तब तक बढ़ेंगे जब तक आप 7 पे नहीं पहुंच जाते, और 7 के बाहर जाते ही ये पलटने चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर बाय द वे कोई बात करता है सम 6, तो 6 होने की प्रोबेबिलिटी 5, 6 होने के लिए केसेस बनेंगे 5, 7 होने के लिए केसेस बनेंगे 6, 8 होने के लिए कितने बनेंगे? 8 होने के लिए सोचते हैं, 8 होने के लिए केसेस देखते हैं। 8 होने के केसेस देखा जाता है। सबसे पहली बात, 8 कब कब बनेगा? 2 6 6 2। अगला, और कब बना? 4 4। और सोचो, क्या 3 5 हो सकता है? क्या 5 3 हो सकता है? और कोई केस जो आपके दिमाग में आ रहा हो इसके सिवा? मेरा नाम तो ख्याल है शायद एग्जॉस्ट हो गया शायद। तो वापस कितना आया? 5। नहीं, एक बार जरा 9 के ऊपर सोचते हैं। आइए, प्रोबेबिलिटी 9 कब आ सकता है? सम 9 आ सकता है जब मैं ले लू 4 5 5 4, या फिर कब? 6 3 3 6, या फिर कभी नहीं। तो कहने का मतलब कुल मिला के कितनी बार आया? 9, 4 केसेस में। इसका मतलब ये कि पहले बढ़े 6 तक और फिर ये घटना चालू होंगे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब सर, अगर बाय द वे कोई 10 सम 10 की बात करता है तो सम 10 के टोटल केसेस जो होंगे वो 3 होंगे, बिल्कुल। और अगर 11 की बात करता है सम, तो 2 केस। और 12 का कितना केस? 1। कौन सा? 6 6। इसके सिवा कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि पहले अगर देखा जाए तो ये सम वाले केसेस बढ़ते हैं 2 डाइस की थ्रो पे, और फिर धीरे धीरे घटने चालू हो जाते हैं। याद है ना, ये धीरे धीरे कम होने चालू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि हम इनको लेकर के कुछ आइडिया लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सर टेबल बना के चलें, या अगर इसका एक अच्छा टाइटल समझना हो तो प्रोबेबिलिटी, अगर सम की बात करी जाए, ठीक है ना, तो सम के लिए ये सोचना चालू करें कि बहुत सिंपल सा केस ध्यान में रखना है कि हम कहते हैं कि अगर सम 3 है तो आंसर 2 है। इसका मतलब ये है कि x - 1 है अपॉन 36। और ये कब तक काम करा? ये तब तक काम करेगा जब तक सम जो है, माने x की वैल्यू जो है वो 7 तक नहीं चली जाए। कहां से कहां तक? 2 से 7 तक। राइट है। सम 2 का एक ही केस है, और जैसे ही आपकी x की वैल्यू 8 से बढ़कर के और कहां तक गई? 12 तक गई, तब तक आपके लिए 13 - x हो रहा है अपॉन 36। कैसे कैसे? ये क्या चीज है 13 - x? 8 के केस, 8 रखो x की जगह, कितना आया? 13 - 8 5। तो मतलब 8 का सम आ रहा है 5 केसेस में। राइट है। आप x की जगह पे 8 के अगला 9 रख के देखो, 9 रखते ही 13 में से 9 गया 4, तो 9 का सम आ रहा होगा 4 बार। सही है। तो इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग इनके भरोसे रह सकते हैं आराम से। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो जरूर आप संभाल लें। ठीक है, इस तरीके से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू इतना। और अगर सर x इक्वल टू 1 हो जाता तो x इक्वल टू 1 हो जाता तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0, है ना। अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो, बाकी कोई जरूरत नहीं, इससे काम बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, बैठ जाओ ना तुम, उसके पीछे वाले बैठ जाओ।